हर जगह संघर्ष हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष जिंदगी का होता है। जान है तो जहान है। इसीलिए समूचे देश की नजर नए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर है, जो सोमवार से शुरू होने वाला है, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। आखिर क्या है सबको मुफ्त वैक्सीन बांटने का यह सरकारी फॉर्मूला? इसके लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी और इस मामले में सबसे ऑथेंटिक रिपोर्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जून से देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार हो रहा है। वो घड़ी अब 2 दिन की दूरी पर खड़ी है। 21 जून को योग दिवस है और उसी दिन से मोदी सरकार की नई वैक्सीन पॉलिसी लागू हो रही है। इसमें कंपनियों से केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदेगी, राज्यों को मुफ्त में देगी और उसको लगवाना राज्य का काम रहेगा। वैक्सीनेशन में परसों से थर्ड पॉइंट नई गाइडलाइंस के हिसाब से काम होगा। उस गाइडलाइंस में एज यू नो 75% ऑफ द domestically produced vaccines will be procured centrally by the central government and then distributed free to the states for implementation. लेकिन ये सब होगा कैसे, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वैक्सीन लगवाने के लिए ऐसी भीड़ देखकर कलेजा कांप उठता है। ऐसी भीड़ में कहीं भी कोरोना घुसकर आ सकता है। मैं तो काफी 1-1.5 महीने से परेशान हूँ। अभी कैंप लगाया है, पर अभी और ज्यादा कैंप लगाने की जरूरत है। इसीलिए वैक्सीन को लेकर इस बार ठोक बजाकर नीति तैयार की गई है। उसका सबसे अहम हिस्सा है वैक्सीन बंटवारे का फॉर्मूला। यह सवाल ज्यादा अहम है क्योंकि पिछली बार वैक्सीन को लेकर अक्सर केंद्र बनाम राज्य का झगड़ा शुरू हो गया था। इसीलिए मोदी सरकार ने तय किया है कि केंद्र सरकार कंपनियों से वैक्सीन खरीदकर राज्य सरकार को मुफ्त में देगी। राज्यों को यह वैक्सीन बांटने के केंद्र ने 3 आधार तय किए हैं। पहला, राज्यों की जनसंख्या, दूसरा, राज्य में संक्रमितों की जनसंख्या और तीसरा, वैक्सीनेशन की रफ्तार। यह वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर लगाई जाएगी, जो इस तरह से होगी। पहले हेल्थ केयर वर्कर, फिर फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग, फिर दूसरी डोज लेने वाले लोग और फिर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग। 1 मई से 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीन लगाने का सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन ज्यादातर वैक्सीनेशन केंद्रों पर नो वैक्सीन के बोर्ड लगे मिले या फिर वैक्सीन लगाने के लिए ऐसा हुजूम उमड़ा कि कोरोना का खतरा बढ़ जाए। अब इन नौजवानों को वैक्सीन कैसे लगेगी, इसका जिम्मा केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर सौंप दिया है। केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि वैक्सीन की सप्लाई की सूचना पहले ही राज्यों को दे दी जाएगी। इससे राज्यों को वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने में मदद मिलेगी। पिछले दिनों यह खबर आई थी कि कई जगहों पर वैक्सीन की बर्बादी हुई। अगर 21 जून से ऐसा हुआ तो वैक्सीन की कमी का खामियाजा संबंधित राज्यों को भोगना होगा। वैक्सीन लगाने की यह नई प्रक्रिया और पॉलिसी इसलिए खास है ताकि इस बार अफरा तफरी न फैले। दिल्ली से प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि सितंबर तक 70 करोड़ आबादी को वैक्सीन की सिंगल डोज जानी चाहिए। वित्त मंत्रालय एक रिपोर्ट की, इससे 75 से 80% आबादी में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी और इसका फायदा लोगों की जान बचाने से लेकर आर्थिक विकास के लिए भी मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त देश में 18 साल से ज्यादा उम्र की आबादी करीब 94 करोड़ की है। इसमें पहली डोज लगवाने वाले 22 करोड़ लोग हैं, यानी 72 करोड़ लोग अब भी बाकी हैं जिनको डोज लगनी है। अगर 19 जून से यानी कल से अगर जोड़ें तो 30 सितंबर तक दिन होते हैं 104 और इन 104 दिनों में अगर एवरेज निकाला जाए तो कम से कम एक डोज के लिए रोजाना 69,23,000 लोगों को टीके हर रोज लगाने पड़ेंगे। अभी तक सिर्फ एक दिन ऐसा आया है इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान जब सबसे ज्यादा 42,65,000
टीके एक दिन में लगे हैं। यह सबसे बड़ा फिगर है वैक्सीनेशन का। अब सारा खेल टीके का है। अगर आपको ये 42 लाख से आंकड़ा बढ़ाकर 69 लाख लेकर जाना है तो उसके लिए आपको उस तादाद में टीकों की भी आवश्यकता है। और आज हम आपको बताते हैं कि जिस वैक्सीन पर सबकी नज़र है, जो सबकी रक्षक है, जिस पर सबसे ज़्यादा राजनीति भी हमारे देश में हो रही है, उसके बनने की प्रक्रिया क्या है, कैसे वो बनती है और कैसे वो आप तक पहुंचती है, ये सब आपको डिटेल में दिखाते हैं। वैक्सीन की फैक्ट्रियों से आपके शरीर में वैक्सीन लगने तक देखने में फासला एक सुई भर का है, लेकिन इसके तैयार होने में काफी लंबा वक्त लगता है। वैक्सीन बनने की प्रक्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं। सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, जिसमें वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार होता है। इसके बाद एनिमल ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर से इजाजत लेनी होती है। एनिमल ट्रायल में जानवरों पर इसका ट्रायल किया जाता है ताकि देखा जा सके कि ये सेफ है या नहीं। इसके बाद ह्यूमन ट्रायल होता है, जो 3 फेज में चलता है। फेज 1 इंसान की सुरक्षा, फेज 2 वैक्सीन बीमारी से लड़ने में कारगर है या नहीं, और फेज 3 इसमें आधे लोगों को वैक्सीन और आधे को प्लेसिबो यानी सलाइन वाटर दिया जाता है ताकि दोनों का फर्क समझा जा सके। हर ह्यूमन ट्रायल के नतीजों के बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास डेटा जाता है, जहां तय होता है कि इस डेटा पर वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी जाए या नहीं। वैक्सीन के सभी ट्रायल की मंजूरी के बाद उसे लाइसेंस मिलता है। वो लाइसेंस कई बार तीसरे ट्रायल के अंतरिम नतीजों के आधार पर भी मिल जाता है, जैसा कोरोना में हुआ। इतनी प्रक्रिया के बाद लैब में फाइनल वैक्सीन बनती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लैब में कितनी मशक्कत होती है और ये वैक्सीन बनाना कितना जोखिम भरा काम है। 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आमतौर पर किसी वैक्सीन को बनने में 4-5 साल लग जाते हैं, लेकिन कोरोना की महामारी ऐसी थी कि वैक्सीन बहुत कम समय में ही बना ली गई। तो आपने देखा कि वैक्सीन बनने में किस किस तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर वैक्सीन तैयार होती है। तरह तरह के फेज से वैक्सीन को गुजरना होता है, लेकिन वैक्सीन बनती कैसे है और कितना समय लगता है, ये सब चीजें बेहद गुप्त रखी जाती हैं। अब आप ये समझिए कि वैक्सीन तैयार हो जाती है तो आप तक कैसे पहुंचती है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि सब लोग वैक्सीन 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 कर रहे हैं, पर यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन को बनकर आप तक पहुंचने में वाकई में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त का काम है। लैब में वैक्सीन बनने के बाद उसके कुछ बैच सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी यानी CDL में भेजे जाते हैं। वैक्सीन में बनती है लैब में, CDL में जाती है। CDL कसौली में है, वहाँ पर इस वैक्सीन की क्वालिटी और स्टैंडर्ड चेक किया जाता है। CDL से जब अप्रूवल मिल जाता है, इजाज़त मिल जाती है, तब ये वैक्सीन का काफिला जो है वो केंद्र को 75% का हिस्सा मिलता है, जो कि अनाउंस किया है स्कीम को प्रधानमंत्री मोदी ने, और राज्यों के खाते में 75% और निजी अस्पतालों के खाते में 25% वैक्सीन जाती है। केंद्र सरकार अपने हिस्से की वैक्सीन को 4 बड़े स्टोरेज में रखती है, जो कि हिंदुस्तान में 4 जगह हैं, करनाल, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 बड़े स्टोरेज में इन वैक्सीन को संभाल कर रखा जाता है और यहाँ पे बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है, और वहीं से राज्यों के ऑर्डर के हिसाब से स्टोरेज के पास से वैक्सीन को राज्य तक भेजा जाता है। अलग अलग राज्य का एक अलग अलग बंटवारे का फॉर्मूला है, जिसको अभी तक केंद्र सरकार ने रिवील नहीं किया है, क्योंकि केंद्र वैक्सीन खरीद रहा है और केंद्र ही वैक्सीन बांटेगा। उसके बाद स्टोरेज से वैक्सीन वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचती है, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है उस वैक्सीनेशन सेंटर को खोलकर आप जैसे तमाम लोगों को वहां बुलाना और उनका वैक्सीनेशन करना।
तो फैक्ट्री से बनने से लेकर और आपके ब्लड में वैक्सीन मिले, आपके शरीर में वैक्सीन जाए, इसमें काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त लगती है। वैक्सीन अभी 18 साल से बड़े लोगों को ही लगनी है, लेकिन सरकार से आम आदमी तक सबकी चिंता में बच्चे सबसे आगे हैं, क्योंकि ये माना गया, कई लोगों ने इस बात को कहा कि तीसरी लहर अगर आएगी तो 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं, जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि एम्स की एक स्टडी से लगता है कि तीसरी लहर तक हर्ड इम्यूनिटी देश में बन जाएगी, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि बच्चों को लेकर अभी भी जोखिम नहीं उठाया जा सकता, इसीलिए बच्चों को जरूर सतर्क रखें। कोरोना की तीसरी लहर की आहट से डर का साया बच्चों की सेहत को लेकर मंडरा रहा था, लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो आपको बहुत बड़ी राहत दे सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश बहुत तेजी से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है, यानी ज्यादातर लोगों में एंटीबॉडी बन जाने से कोरोना का खतरा कम हो सकता है। इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता इस बात से बढ़ जाती है कि इसे एम्स और WHO ने मिलकर तैयार किया है। जो भी हमारे पास सैंपल था, हमने जब उसका अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि करीब करीब बच्चों में और जो बड़े लोग हैं उनमें अच्छी खासी सीरो पॉजिटिविटी है। बच्चों में कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है सीरो पॉजिटिविटी, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो। पहले आप इस स्टडी को समझिए, जिसमें तीसरी लहर के खतरे को समझने की बात की गई है। इस स्टडी के लिए दिल्ली, भुवनेश्वर, गोरखपुर, पुडुचेरी और अगरतला से सैंपल लिए गए। मार्च में ये स्टडी शुरू हुई और अभी इसके अंतरिम नतीजे ही आए हैं। इसके मुताबिक दिल्ली जैसे शहरी और भीड़-भाड़ वाली आबादी में दूसरी लहर से पहले ही 74.7% लोग संक्रमित हो चुके थे। दूसरी लहर के दौरान फरीदाबाद के ग्रामीण इलाकों में 59.3% लोगों में संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बन चुकी है। भले ही सैंपल चंद राज्यों से लिए गए और इसमें 4,509 लोग ही शामिल हुए, लेकिन इतने लोगों में ही ये पता चला कि 2,811 लोग संक्रमित हुए। इस आधार पर ये नतीजे निकाले जा रहे हैं कि मोटा मोटी देश में 62% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी बन चुकी है। इसी आधार पर डॉक्टरों को लगता है कि यह हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ा कदम है। जो लगभग सीरो पॉजिटिविटी, सीरो सर्वे है ये, जो 18 के ऊपर थी उसके नीचे भी उतनी ही थी। मोर देन 18 जो था सीरो पॉजिटिविटी रेट जो है वो दिखाया गया 67% और बिलो 18 है 59%। अगर एम्स की इस सीरो रिपोर्ट को बेस बनाया जाए तो देश हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है, यानी लोगों के एक बड़े समूह को किसी बीमारी के खिलाफ सुरक्षित रहने की उम्मीद है, क्योंकि जिन लोगों में एंटीबॉडी बन जाती है वो इन्फेक्शन रोकने में दीवार की तरह काम करते हैं। यही हर्ड इम्यूनिटी है जिसे दो तरीके से हासिल किया जा सकता है। एक तरीका तो आबादी के बड़े हिस्से के संक्रमित हो जाने के बाद बनी एंटीबॉडी है और दूसरा तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन दी जाए। तो अब ध्यान दूसरे तरीके पर है। चाहे बात हर्ड इम्यूनिटी की हो या फिर वैक्सीनेशन की, तीसरी लहर से पहले चिंता और सरोकार के दायरे में बच्चे हैं। इसलिए भले ये कहा जा रहा हो कि हर्ड इम्यूनिटी होने की वजह से बच्चे महफूज हैं, लेकिन बात देश के भविष्य की है, इसलिए जोखिम नहीं उठाया जा सकता। इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। दरअसल बच्चों को वैक्सीन लगे तो बहुत जरूरी है, लेकिन अभी जिस तरह की तस्वीरें हमने बीते दिनों में देखी हैं उसको देखकर तो ये लगता है कि बड़ों के लिए ही वैक्सीन के लाले पड़े हुए हैं, दिक्कतें आ रही हैं। अगर पिछले 7 दिनों में वैक्सीनेशन का औसत देखें दुनिया में, तो चीन में रोजाना 1,72,00,000 लोगों को वैक्सीन लगती है। ये एवरेज है। चीन में 1,72,00,000, भारत में ये संख्या 31,26,000 की है और अमेरिका में 11,70,000, यानी अमेरिका से करीब 3 गुना ज़्यादा वैक्सीन आज की तारीख में भारत में लग रही है। कोई ये कह सकता है कि हमारे यहाँ अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा की तेज़ी से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन अंतर कहाँ पे है? दोनों देशों की आबादी में बड़ा फर्क है। अमेरिका की आबादी पूरे देश की महज 32 करोड़ की है और हमारी आबादी 136 करोड़ की। इसीलिए आप पॉपुलेशन पे एवरेज निकालते हैं
तो हम लोग पीछे छूट जाते हैं। जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक लोगों को सतर्क और सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन आलम यह है कि अनलॉक हुआ नहीं कि लोग भूल जाते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है। वैसे ही लोग ये भी भूल जाते हैं कि इस वक्त डॉक्टर ही भगवान है। देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टरों के ऊपर हुए हमले और मारपीट की घटनाओं के विरोध में कई शहरों में डॉक्टरों ने आज प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। इसमें कई डॉक्टर्स की एसोसिएशन शामिल हुई। डॉक्टर अपने लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। आईएमए का कहना है कि कई बार हम क्रिटिकल कंडीशन में मरीज को भर्ती करते हैं और अगर मरीज को उसके बाद कुछ हो जाता है तो डॉक्टरों की गलती बताई जाती है, उनकी पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। डॉक्टरों की मांग है कि अस्पतालों की सिक्योरिटी और कड़ी होनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में वो डॉक्टर ही थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए हजारों जानें बचाईं। दूसरी लहर बदतर हालत की गवाही देकर गई है। अब ऐसी नौबत दोबारा ना आए, इसके लिए आप लोगों को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि दुनिया के कई देशों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। जी हाँ, तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसा कई देश मान रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हम लोग मानते नहीं। लंदन हो या मॉस्को, अनलॉक का ताला खुला नहीं कि कोरोना फिर से घुस आया। 1 महीने पहले यानी 17 मई को ब्रिटेन में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अब कोरोना के मामलों में फिर उछाल आने लगा है। 17 जून को 24 घंटे में 10,809 नए केस दर्ज किए गए। ब्रिटेन में एक्टिव केस की संख्या 1,76,000 से ज्यादा है। खास बात यह है कि इंग्लैंड में डेल्टा म्यूटेंट से संक्रमण के मामले 11 दिन में दोगुने हो गए हैं। सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन होपफुली कम होगा। अगर हो जाता है तो ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे अभी ट्राई किए जा चुके हैं। डेक्सामेथाजोन हो, स्टेरॉइड्स हो, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, कुछ सिचुएशंस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल हैं। रिएक्ट नाम की संस्था की एक स्टडी में पाया गया कि ब्रिटेन में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी युवाओं और वैक्सीन न लगवाने वालों के जरिए हुई है। यही नहीं, दूसरे देशों पर भी इस तरह का खतरा है। ये जरूर है कि हमारे पास जितने भी अभी केसेस बढ़ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया में पहली बार मिला था उसके हो रहे हैं। और जो चिंता करने वाली बात हमारे लिए ये है कि जो वैक्सीन है वो उससे एस्केप भी हो रहे हैं। ब्रिटेन की तरह रूस में भी कोरोना का संक्रमण फिर उछाल मार रहा है। नए म्यूटेंट के हमले से राजधानी मॉस्को में हालात बिगड़ रहे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। संक्रमित होने वाले ज्यादातर लोग नए म्यूटेंट की चपेट में आए हैं। मॉस्को में दिसंबर के बाद से हालात सुधर गए थे, लेकिन अब जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है उसने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। एक नया म्यूटेशन आ गया है, एक नया स्ट्रेन सक्रिय है। ये अधिक आक्रामक है, इससे उबरना कठिन है, ये तेजी से फैलता है। ये तेजी अप्रत्याशित है क्योंकि शहर के 60% लोगों को या तो कोरोना हो चुका है या उन्हें टीका लगाया जा चुका है। ये आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। हमें संक्रमण के मामलों के बढ़ने की नहीं, कम होने की उम्मीद। सिर्फ इंग्लैंड और रूस ही नहीं, यूरोप के दूसरे देशों में डेल्टा और डेल्टा प्लस वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका में भी इस वायरस को लेकर चिंता है। आपको बता दें कि ये वही वायरस है जिसने दूसरी लहर में भारत में कोहराम मचाया था। आप दुनिया के दूसरे देशों से सबक लीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोगों में कोरोना का खौफ खत्म हो गया है, जबकि ऐसा है नहीं। ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और जब तक ये इसके म्यूटेड होने की संभावना भी बनी हुई है। पहाड़ों पर सैर सपाटे से आप तरोताजा हो सकते हैं और बिजनेस को फायदा हो सकता है, लेकिन आपके फायदे से बड़ा कोरोना की तीसरी लहर का घाटा हो सकता है। सब्जी मंडी से लेकर शराब की दुकान तक लोग नियम तोड़ते हैं और उन टूटे हुए कायदों में कोरोना अपनी जगह बना लेता है। और तो और, कोरोना पर जागरूकता फैलाने वाले एक्टर अक्षय कुमार खुद ही कोरोना के नियम भूल गए। बीएसएफ के एक कार्यक्रम में वो भीड़ के बीच बिना मास्क नजर आए, कभी खेलते हुए, कभी नाचते हुए। ब्रिटेन और रूस जैसे देशों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सख्ती है, इसके बावजूद तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में ये लापरवाही देश को भारी पड़ सकती है। तो विदेशों में जिन देशों ने अपने आप को अनलॉक किया और एहतियात नहीं बरती,
वहां पर तीसरी लहर का खतरा दिख रहा है। हम लोगों ने भी दूसरी लहर के बाद अनलॉक कर दिया है। भीड़ भाड़ सड़कों पर निकलने लगी है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, बाजारों में खचाखच लोग उमड़ रहे हैं। और अगर ऐसे में अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आपके लिए और अधिक खतरा पैदा हो सकता है और तीसरी लहर यहाँ भी आ सकती है। लोग ऐसे ही सामाजिक दूरी की अगर धज्जियां उड़ाएंगे तो कोरोना की तीसरी लहर को हम कैसे रोक पाएंगे? इस सवाल के साथ कुछ सवाल वैक्सीन को लेकर भी हैं, जिसकी आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है। ये अब तक साफ नहीं किया है केंद्र ने कि राज्य सरकारों को कितनी मात्रा में वैक्सीन मिलेगी। ये भी साफ नहीं है कि 21 जून यानी सोमवार से रोज कितनी डोज वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है केंद्र को और फिर उसके बाद राज्यों को। सरकार ने 1500 करोड़ रुपए देकर 30 करोड़ डोज विदेशी वैक्सीन मंगाने की घोषणा की है। पैसा दे भी दिया गया है, लेकिन यह तय नहीं है कि उनके आने को फाइनल मंजूरी कब मिलेगी। और जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक तीनों ही वैक्सीन को मंजूरी थी, तो अब तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन सिर्फ 2 को ही मंजूरी क्यों मिली है? वैक्सीन की किल्लत है और उसकी मांग ज्यादा है। इसी का फायदा अब कुछ लोग उठाने लगे हैं। मुंबई में हमारे देश में एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ जिसने कई जगह पर फर्जी कैंप लगाए, लोगों को टीके लगाए, शायद वो टीके भी फर्जी थे, और उसके बदले में मोटी रकम वसूल ली। लेकिन वो टीके असली हैं या नकली हैं, ये अब जांच का विषय है। लेकिन पूरा के पूरे टीकाकरण कार्यक्रम पर ही सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसे कैसे फर्जीवाड़ा मुंबई जैसे बड़े शहर में हो सकता है। आपको देखनी चाहिए मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। मुंबई की एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाले लोग सदमे में भी हैं और असमंजस में भी। सदमा इस बात का कि उन्होंने एक फर्जी गैंग से कोरोना की वैक्सीन लगवाई, और असमंजस इस बात का कि उन्हें वैक्सीन लगी भी है या नहीं। कांदिवली के हीरानंदानी हेरिटेज बिल्डिंग में 30 मई को एक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। सोसाइटी मैनेजमेंट ने इसके लिए एक नामी अस्पताल के पीआरओ से बात की और उसी के जरिए इस कैंप को आयोजित किया गया। कैंप के बाद लोगों से सर्टिफिकेट बाद में देने का वादा किया गया। सर्टिफिकेट आए भी, लेकिन किसी में समय गलत था तो किसी में जगह। लोगों को शक हुआ तो पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि वैक्सीन के नाम पर एक गैंग फर्जीवाड़ा कर रहा था। ये वैक्सीनेशन कैंप जो लिया गया था उसमें कोई भी बीएमसी की परमिशन नहीं ली गई थी। जब वैक्सीनेशन किया गया कैंप, उस टाइम में नो क्वालिफाइड डॉक्टर वाज प्रेजेंट। सर्टिफिकेट जनरेट हुआ, वो सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए कई हॉस्पिटल की आईडी भी चुराई गई। सुना आपने, यानी सब कुछ फर्जी था। सोसाइटी के 390 लोगों को वैक्सीन लगी, लेकिन किसी में भी कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए। एक वैक्सीन के लिए इस गैंग ने 1260 रुपए हर शख्स से लिए। यही नहीं, अस्पताल के जरिए कोविन ऐप का डेटा भी चुराया गया। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये है कि जो वैक्सीन लगाई गई वो कहां से आई। 4 लोगों को अभी तक हमने हिरासत में लिया, उनको अरेस्ट किया गया है। उसमें जो वैक्सीन दिया गया है वो वैक्सीन किसी भी ऑथोराइज्ड सोर्स से आया है, ऐसी अभी तक पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि इस गैंग ने मुंबई में 9 जगहों पर ऐसे ही कैंप का आयोजन किया और 4 से 5 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इस गिरोह ने मुंबई के 9 नामी जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव का आयोजन किया, जिसमें फिल्म प्रोडक्शन कंपनी, कॉर्पोरेट कंपनी और नामी रिहायशी इलाके भी शामिल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।